हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 7 के हिंदी के 5वें पाठ मिठाई वाला के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, पहले हमने ये पाठ को पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पीछे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट से आप वो वीडियो देखें। पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता? मिठाई वाला उत्तर है, अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था जिससे बच्चों में उसकी वस्तुओं के प्रति आकर्षण बना रहे, क्योंकि एक ही प्रकार की वस्तु बेचते रहने से उसके प्रति बच्चों का आकर्षण भी कुछ कम होता है, आकर्षण कम हो जाता है। बच्चे भी उस चीज को खरीदने में कम रुचि लेने लगते हैं, इसलिए वह महीनों बाद आता था, क्योंकि उसे सामान बेचने और पैसे कमाने का कोई लालच नहीं था। वह तो दूसरों के बच्चों में अपने बच्चों की झलक पाकर सुख का अनुभव किया करता था। दूसरा प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? उत्तर, मिठाई वाला अपनी चीजों को मधुर आवाज में गा गा कर सस्ते दामों में बेचता था। वह नई नई वस्तुएं लाकर बच्चों के बीच आता था। वह अत्यंत विनम्र और मधुभाषी था। ऐसे न होने पर भी बच्चों को चीजें दे जाता था, जिसके कारण बच्चे ही नहीं बड़े भी उसकी ओर आकर्षित हो जाते। तीसरा प्रश्न है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष में क्या तर्क पेश करते हैं? उत्तर है, दोनों अपने अपने पक्ष में निम्न प्रकार से तर्क पेश करते हैं। मुरली वाला कहता है कि मुरली दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। यह बात सुनकर विजय बाबू ने तर्क दिया कि तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। विजय बाबू के तर्क को सुनकर मुरली वाला बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसे है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाले की मधुर और सुरीली आवाज सुनकर बच्चों में हलचल मच जाती थी। वे अपने खेलों को छोड़कर घरों, गलियों और उद्यानों से उसके पास खींचे चले आते थे। इस हड़बड़ी में किसी की टोपी गिर जाती थी तो किसी के जूते उद्यान में ही रह जाते थे। प्रश्न 5, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह ही मधुर और मादक आवाज में मुरलियां बेच रहा था। प्रश्न 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों के अपनाने का क्या कारण बताया? रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों के अपनाने का कारण यह बताया कि इन बच्चों को देखकर उसे अपने खोए बच्चों की एक झलक मिल जाती है, जिससे असीम सुख की प्राप्ति होती है। प्रश्न 7, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो उठा था। उसे अपने बीते सुखमय पारिवारिक जीवन की याद
आ गई। उसे लगा था जिस भाव से ये दोनों बच्चे मिठाइयां मांग रहे हैं उसी प्रकार मेरे बच्चे भी मांगते थे। इस भाव से प्रेरित होकर उसने चुन्नू मुन्नू को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया दी और अपने बच्चों को याद कर उसका मन भर आया। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? उत्तर, शिक्षा के प्रसार और आधुनिकीकरण के कारण समाज में बदलाव आया है। इसके कारण स्त्री पुरुष बराबर के अधिकारी हो गए हैं। अतः चिक के पीछे से बात करने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन फिर भी हमारे देश के कुछ पिछड़े इलाके अब भी ऐसे हैं जहां स्त्री को पर्दे के पीछे से बात करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हमारी राय में यह गलत है, क्योंकि उनको भी शर्म लिहाज छोड़कर समाज में बराबरी की बात सोचनी चाहिए। कहानी से आगे प्रश्न 1, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा? सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। मिठाई वाले का परिवार अवश्य ही किसी दुर्घटना का शिकार हुआ होगा। तो बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि इसमें ये कहानी तो आपको टीचर नहीं बतानी है। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। भी मिठाई वाले का परिवार सारा का सारा एक्सीडेंट में मर गया होगा, या वो कहीं पर गुम गए होंगे, किसी भूकंप में वो मिले नहीं होंगे। तो इस प्रकार की कोई भी कहानी आप बना लें। प्रश्न 2, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। बच्चों, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में हमें मिठाइयाँ, चाट, गोलगप्पे, आलू की टिक्कियाँ आदि सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं। उनको बनाने सजाने में विभिन्न पाक कला विशेषज्ञों का हाथ होता है। उन चेहरों के बारे में यही कहा जा सकता है कि उनके चेहरों पर परिश्रम झलकता है और वे पाक कला में निपुण दिखाई पड़ते हैं। पाक कला मतलब बनाने का तरीका। इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशियां देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियां, कविताएं ढूंढिए और पढ़िए। तो बच्चों, आप अपनी लाइब्रेरी जाना, वहां लाइब्रेरी में पुस्तकालय में जाकर ढूंढकर आप पढ़ोगे। प्रश्न अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे, उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब भी आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। मैं जयपुर में रहता हूँ, हमारी गली में कई फेरी वाले आते हैं। एक बार सर्दियों के दिनों में एक कश्मीरी शाल बेचने वाला आया। हमने उससे एक शाल खरीदी। उससे बातचीत थोड़ी बढ़ी तो उसने भी बताया कि उसका भी एक बड़ा शोरूम था, नौकर चाकर थे, लेकिन अंत की हमले में सब कुछ नष्ट हो गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अपना व अपने परिवार का पेट पालने के लिए अब वह फेरी लगाकर शॉल बेचता है। आपके माता पिता के जमाने से लेकर अब तक फेरी की आवाजों में कैसा बदलाव आया है? बच्चों, बड़ों से पूछ कर, यहाँ बच्चों आएगा पूछ कर लिखिए। हमारे माता पिता ये बताते हैं कि उनके जमाने में ज्यादातर सामान फेरी वाले से ही खरीदा जाता था। हर फेरी वाले की आवाज की अपनी एक विशेषता होती, तो कई फेरी वाले कुछ कुछ बजाकर भी अपनी ओर ध्यान खींचते थे। लेकिन अब बदलते समय के साथ सब कुछ बदल गया है। अब या तो फेरी वाले आते ही नहीं हैं, और यदि आते भी हैं तो उनकी आवाज का आकर्षण अब खत्म हो गया है। अब वो पूर्व में रिकॉर्ड की हुई आवाज ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से बजाते हैं, लाउड स्पीकर पर बजाते हैं। आपको क्या लगता है, वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए? कारण लिखिए। यह सही है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं, क्योंकि अब फेरी वालों से सामान खरीदने में लोगों की रुचि खत्म हो गई है। यहाँ जैसे लिखा है मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया, यहाँ पे वाला का प्रयोग है। तो आप बताइए, वाला से पहले आने वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में क्या है?
तो देखो वाला से पहले आने वाला शब्द जैसे मिठाई है, मिठाई वाला, मिठाई जो है वो संज्ञा है और बोलने वाली गुड़िया में बोलने वाली विशेषण है। अब गुड़िया शब्द संज्ञा है, जो प्रकट करता है वह गुड़िया जो बोलती है। ऊपर लिखे वाक्यांश में उनका क्या प्रयोग है? ऊपर लिखे वाक्यांश में उनका प्रयोग संज्ञा और विशेषण के रूप में है। मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, जल्दी से 2 ठो। तो यहाँ पे हमें ठो के प्रयोग की ओर ध्यान देना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है। जैसे भोजपुरी में 1 ठो लड़का, 4 ठे आलू, 3 ठे बटुली आदि बोले जाते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत की कई अन्य भाषाओं बोलियों में भी होता है। तो कक्षा में पता करो किस किस की भाषा बोली में ऐसा है, इस पर सामूहिक बातचीत करो। देखो बच्चों, अब आपको कक्षा में पूछना है, जब आप क्लास में जाओगे तो पूछ लेना। वैसे झारखंड की हिंदी, बंगला और असमी भाषा में भी ठो का प्रयोग होता है। आगे है, ये भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमें इन वाक्यों को सही कर लिखना है। लगता है वे भी पार्क में खेलने चले गए। क्यों भाई, यह मुरली कितने की है? दादी चुन्नू मुन्नू को मिठाई चाहिए, जरा उसे कमरे में बुलाओ। इस तरह से बच्चों आपका जो ये आज का चैप्टर है वो पूरा होता है। पाठ अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर करना और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।